बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, मुस्कुराए इसलिए रही हूँ और हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि हमारी एक डिस्कशन चल रही थी यहाँ पे सेट के ऊपर कि हमने क्या करना है। हम एक ना कोई सोच रहे थे कि कोई एपिसोड हम आउटडोर जाके करें, कुछ मज़े की चीज़ करें, कुछ डिफरेंट करें। तो हम बातचीत कर रहे थे, फिर एकदम से मुझे ख्याल आया, कहाँ हम लोग सोचते थे कि हम कभी ना एपिसोड जाके अमेरिका में, इंग्लैंड में, दुबई, चलो दुबई में ही जाके शूट कर लेंगे। अब हम आ गए हैं कि चलो लॉरेंस गार्डन चले चलते हैं या शालीमार गार्डन। तो इस बात पे शदीद मुझे हंसी आ रही थी। लेकिन व्यूअर्स, सोचना तो हमें बड़ा चाहिए ना। अगर आप बड़ा सोचेंगे तो कोई ना कोई चीज़ आपके हिसाब की, आपकी मिजाज की हो ही जाएगी। आज का एक्चुअली टॉपिक भी यही है कि हमें बड़ा सोचना चाहिए। हम अपनी ज़ात को, अपने आप को खुद लिमिट कर लेते हैं, खुद हम अपने आप को ना एक बॉक्स में डाल लेते हैं कि बस यही है, यही मेरे हालात हैं, यही मेरे सर्कमस्टांसेस हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, एक बंदा जॉब स्टार्ट करता है, जब वो नौकरी स्टार्ट करता है तो वो सोचता है यार ये तो बड़ी अच्छी नौकरी है, बस अल्लाह करे मैं इसी पे कायम रहूँ, या मतलब प्रमोशन होके ना मैं इस कंपनी में ना किसी एक जगह पे मैनेजर बन जाऊँ। आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि आप सीईओ बने कंपनी के, आप मैनेजिंग डायरेक्टर बने? आप ये सिर्फ क्यों सोच रहे हैं कि यार मैंने अभी एंट्री लेवल की पोजीशन पे काम शुरू किया है, मैनेजर बन गया तो यार मैं सेट हो जाऊंगा? क्यों आप इस लेवल पे क्यों नहीं सोचते कि यार एक दिन मैंने इस कंपनी को हेड करना है? बिकॉज ऑनेस्टली व्यूअर्स, आज तक इसी प्लेटफॉर्म पे जो भी एंटरप्रेन्योर्स, जो भी इंडिपेंडेंट इस तरह के लोग आए हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, ये वो लोग हैं जिनको यकीन था कि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे, वो ऐसी चीज़ें करेंगे जिनसे वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चलते चढ़े जाएंगे। वो बड़े बड़े ख्वाब उन्होंने देखे। शायद उनका ख्वाब एग्जैक्टली उस तरह से नहीं कंप्लीट हुआ जैसे उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन कहीं ना कहीं तो पहुँचे। देखिए, ये वही वाली बात है जो एक मुहावरा है, एम फॉर द मून यू विल स्टिल लैंड अप अमंग्स द स्टार्स। यानी कि आप चांद के लिए जो है वो एम करें, सितारों में कहीं ना कहीं तो आप पहुंच ही जाएंगे, अगर चांद पे ना भी पहुंचे तो। पॉइंट इज व्यूअर्स, जिस सिचुएशन में, जिस सर्कमस्टांस में है, उससे हमने बाहर निकलना है। जैसे कल बात हो रही थी एंटरप्रेन्योरशिप की कि भाई अपना कोई इंडिपेंडेंट काम करें, कोई ऐसी चीज़ करें जो आपकी जॉब या आपकी पढ़ाई या किसी भी, मतलब साइमल्टेनियसली दुनिया बदल गया, दो दो तीन तीन चार अगर हम 7 चीज़ें करें तो उससे ज़्यादा चांस ऑफ सक्सेस होता है। तो जब हम ये बात करते हैं तो फिर ये बात हम क्यों नहीं कंसिडर करते कि जो भी काम हम कर रहे हो उसमें हम द बेस्ट बने, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बने। बल्कि अगर हमने शुरू इस लेवल से किया है, मतलब इतने से लेवल से किया है, तो हमने टॉप, बिल्कुल देखिए टॉप 1% या टॉप 0.01% में बड़े कम लोग पहुंचते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, मीडिया में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं बहुत से सेलिब्रिटीज़ एंड स्टार्स हैं, लेकिन माहिरा खान एक ही है, फवाद एक ही है, महविश हयात एक ही है, सबा कमर एक ही है, हुमायूं सईद एक ही है। बाकी सारे उन्हीं के एज ग्रुप के जो आर्टिस्ट हैं वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए। हुमायूं सईद का एग्जांपल देती हूँ, मैं उनको पर्सनली जानती हूँ, उनकी मिसेस को जानती हूँ, और मेरी अक्सर मैं उनको ऑब्जर्व करती थी कि यार ये क्या कर रहे हैं। एक तरफ वो एक्टिंग कर रहे होते थे, दूसरी तरफ उन्होंने अपने प्रोडक्शन का सिलसिला शुरू किया हुआ था, और हमेशा से हुमायूं सईद की ये ख्वाहिश थी कि मैं वो प्रोजेक्ट्स करूँगा जो मीनिंगफुल हो, इंटरेस्टिंग हो, इम्पैक्टफुल हो। बंदा 4 बड़े प्रोजेक्ट कर ले साल के, या 2 बड़े प्रोजेक्ट कर ले, ना कि 50 छोटे छोटे फजूल से प्रोजेक्ट्स करे। और हुमायूं सईद ने अपने आप को उस लेवल पे पहुंचा के दिखाया। आज उनका प्रोडक्शन हाउस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन हाउसेज इन पाकिस्तान। उसके साथ साथ ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन पाकिस्तान। उसके साथ साथ मीडिया इंडस्ट्री के लिए भी वो काम कर रहे हैं। तो बाकी आर्टिस्ट से तो फिर भी डिफरेंट हुए ना। सो हम अपने आप को कैसे डिफरेंट बना सकते हैं? हमने उसी डब्बे में अपने आप को फिट करना है जिसमें 90% या 99% लोग हैं, या हमने उस 1% का हिस्सा बनना है, वो टॉप टियर का हिस्सा बनना है जो कामयाबी की सीढ़ी क्या चढ़े, मतलब वो ऐसे लेवल पे पहुंच गए कि आप जब ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं तो वो आपके लिए लिविंग इंस्पिरेशंस बन जाते हैं। देखें, जिंदगी के अंदर ही अपनी कामयाबी को अचीव करना, इज्जत पाना, फेम पाना, ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है। अब पिकासो को देखें, दुनिया से रुखसत हो गया तो आज लोग उसकी ऐसे वाह करते हैं। उस वाह का क्या फ़ायदा? हाँ, उसका नाम रह गया, उसका काम रह गया, लेकिन उस बंदे ने तो इन चीज़ों को एंजॉय नहीं किया ना अपने लाइफ टाइम में।
सो अपनी क्रिएटिविटी को, अपने टैलेंट को, अपनी अचीवमेंट्स को इन कैश करना सीखें, अपने आप को पोर्ट्रे करना सीखें सही तरीके से। मुझे अभी मैं अपने इंस्टाग्राम पे सुबह यूजुअली लाइव आती हूँ आप लोगों के पास आने से पहले, गपशप के लिए, लोगों से आइडियाज़ लेने के लिए, ये पूछने के लिए कि भाई अगर आपने कोई सवाल करना है या शो के ऊपर कोई बात करनी है। जैसे कि किसी ने ऑनलाइन मुझे कहा कि जी टेम्पोरल आर्थराइटिस के बारे में बात करें। मैं कहा ये क्या चीज़ है? तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों से डिस्कस करके चीज़ें आगे करती हूँ। तो एक बंदे ने पूछा कि जी मैं मीडिया में काम करना चाहता हूँ, मुझे तरीका बताएं, आप हेल्प कर दें। अब सबसे पहले तो मैं एक बात आपको एक्सप्लेन करूँ व्यूअर्स, आई एम एन एक्टर एंड आई एम अ होस्ट। मेरा अपना कोई प्रोडक्शन हाउस अभी नहीं है, कोई मेरी इस किस्म की चीज़ नहीं है कि मैं किसी को किसी चीज़ में मौका दे पाऊँ। मुझे खुद, मेरा खुद इंतखाब जो है, मुझे जो सेलेक्ट किया गया है वो मेरी टीम ने सेलेक्ट किया, प्रोड्यूसर्स ने सेलेक्ट किया, कंटेंट हेड ने, उन्होंने सजेस्ट किया कि जी ये एंकर ठीक रहेगी, इसको ले आए, व्हाटएवर, राइट। सो मेरी ये पोजीशन नहीं है कि मैं किसी को हायर कर सकूं, लेकिन गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स मैंने उनको गाइड किया। मैंने कहा देखें आप ये करें, अपना एक पोर्टफोलियो तैयार करें, कुछ अपनी तस्वीरें, कुछ अपनी एक्टिंग की क्लिप्स या कुछ ऐसी चीज़ें तैयार करें, एक पोर्टफोलियो तैयार करें, और फिर अपने बारे में कुछ बताएं, अपनी तालीम शालीम, अपना एज वेज, हाइट वेट, सारा कुछ, ये सारा एक पोर्टफोलियो तैयार करें और ये डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस को भेजें। अब प्रोडक्शन हाउसेस का कैसे पता चले? गूगल पे जाएं और लिखें बेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस इन पाकिस्तान। 7 स्काई हो गया, 6 सिग्मा हो गया, एमडी हो गया, एमडी प्रोडक्शंस हो गया, मोमल प्रोडक्शंस हो गया, 7 स्काई हो गया। ये बहुत से ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिनके बारे में आपको ऑनलाइन भी पढ़ने को मिल जाएगा कि कौन किसको हेड कर है। अब आप इन प्रोडक्शन हाउसेस में अपने जो है पोर्टफोलियोज़ को भेजें, आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे हम सीवी भेजते हैं अपनी किसी भी जॉब के लिए, उसी तरह मीडिया में आप अपनी पोर्टफोलियो को भेज सकते हैं और उस पोर्टफोलियो के बेस के ऊपर हो सकता है कि आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई आपको प्रोजेक्ट ऐसा मिल जाए। सो व्यूअर्स, द पॉइंट इज बड़ा सोचें और उस बड़ा सोचने के लिए एफर्ट्स आप सारे करें। कामयाबी रब ताला ने आपको देनी है, लेकिन एफर्ट तो करें, और उस एफर्ट का पहला कदम है सोच, और जितनी बड़ी सोच होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी। अगर आपकी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि यार मैंने बस टीवी पे आना है, तो फिर तो आप एक्स्ट्रा के तौर पे भी काम कर सकते हैं प्रोजेक्ट में। वो जो एक बंदा गुजर जाता है पास से, या रेस्टोरेंट में बंदा और एक लड़का और लड़की खाना खा रहे हैं, जो मेन स्टार्स हैं, और उनके पीछे कोई 2 लोग खाना खा रहे हैं, तो आप वो वाला काम भी कर सकते हैं। आपने वो हीरो बनना है जो स्क्रीन के सामने नजर आएगा, या वो बंदा बनना है जो पीछे ब्लर कहीं हल्का फुल्का उसकी झलक आ रही हो? आपने तो हीरो बनना है, आपने तो हीरोइन बनना है, आपने तो टॉप टियर बनना है। यही चीज़ सोच के तो हमने निकलना है आगे दुनिया में। और ये सोच तब आती है जब हम बहुत छोटे होते हैं, जब हमारे माँ बाप हमें कहते हैं कि बेटा आपने जो भी काम करना है आपने बेस्ट करना है, आपने अपना बेस्ट करना है, अपना दिल जिगर जान लगा दें, पूरा जोर लगा दें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजेगा। तो आज मैं ये बात आपसे करना चाह रही थी व्यूअर्स कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी सोच को वसी करें, अपनी सोच को बड़ा करें, अपने माइंड को एक्सपैंड करें और ये सोचें कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप पॉजिटिव हैं और आप मेहनत करते हैं, अपनी सोच को बड़ा रखते हैं, क्यों नहीं कामयाब होंगे आप। चलो मे बी आपका तरीका काम करने का ठीक नहीं था, आपने एक दफ़ा ट्राई किया, दूसरी दफ़ा किया, तीसरी दफ़ा किया। हज़ारों लोग ऐसे हैं व्यूअर्स जो मीडिया में आना चाहते हैं, लाखों लोग हैं। उन लाखों में से सिर्फ एक स्मॉल अमाउंट किस तरह मंजरे आम पे नजर आती है। और देखें सारे के सारे परफेक्ट फीचर्स वाले, परफेक्टली ब्यूटीफुल, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं कि यार इसको कैसे चांस मिल गया स्क्रीन पे आने का, ये तो बिल्कुल ही मतलब जो कहते हैं ना एक एवरेज लुक्स वाला बंदा या बंदी है। ऐसे कि उन्होंने एफर्ट की, उन्होंने अपने आप को नोटिस करवाया, अपने आप को रिकग्नाइज कराया। भाई सोशल मीडिया, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये इतनी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप अपनी क्रिएटिविटी के जौहर दिखा सकते हैं। सो करें, लेकिन शर्त यह है कि ये याद रख के कि भाई कामयाबी के एक सर्टन लेवल पे तो पहुंचना है, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा बनना है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फजूल चीज़ें करके अपने आप को वायरल कर दें ताकि लोग आपको देखें तो शौक से, लेकिन काम पे आपको कोई ना रखे। ये भी ख्याल रखना है। तो ये सब चीज़ें शुरू होती हैं एक पॉजिटिव और एक बड़ी सोच के साथ। खैर, किचन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे शेफ आमना इलियास इतने गौर से मुझे सुन रही हैं कि जैसे पता नहीं मैं कोई बड़े ही कोई ज़िंदगी के इनको गुण बता रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
कैसे क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। गुण ही बता रही हैं आप, और यही एक जिसे कहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी, अपना करियर, अपनी लाइफ आप जब बिल्ड करते हैं, सोचते हैं कि कैसे हमने लेके चलना है, तो सबसे पहले चीज़ आती है सोच। भाई तो देखो, आमना इलियास को वो क्या चीज़ है जो मुख्तलिफ बनाती है उन हज़ारों और लोगों से जो किसी भी शो पे आके कोई एक टाइम कुछ बना के जाना चाहते हैं। आपको पता है कितने लोग जो हैं वो कुकिंग की फील्ड से जो रिलेटेड हैं, चाहे वो शेफ्स हैं, होम शेफ्स हैं, अप्रेंटिस हैं, सू शेफ्स हैं, मतलब अपनी उनकी बिजनेस है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चाहते हैं कि वो टेलीविजन पे नजर आए, अपने आप को प्रमोट करें। कितने लोग हैं जो सामने आते हैं, बिल्कुल इस तरह ही। इतना सा एक अमाउंट। देखिए आपको जाके मैंने नहीं ढूंढा जी, आप हम तक पहुंची, राइट? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, एक रनिंग चीज चल रही है, हम आपको जाके नहीं ढूंढेंगे, हम एक कॉल देंगे कि भाई हमें लोगों की जरूरत है, आप अप्लाई करें। बिल्कुल अब आप अप्लाई करते हैं, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, आप चीज़ कैसी बनाते हैं, किस तरीके से आप इम्प्रेस करते हैं। ऑन एयर आके आपने सिर्फ हांडी नहीं पकानी, बिल्कुल एज ए शेफ आपने प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी है। एग्जैक्टली, बहुत सारी चीज़ें हैं जो काउंट करती हैं। ऑब्वियसली अपने आप को आपने प्रेजेंट करना है, देन उस क्राइटेरिया में आप फॉलो करते हैं या नहीं, तो वो सारी चीज़ें उसी चीज़ से आती हैं जब अपने आप के साथ आप कितने कमिटेड हैं। आमना, अगर इतना आसान होता कामयाबी हासिल करना तो सारे ना होते, हर आसान बंदा नहीं, बिल्कुल टॉप पे ना होता। यू हैव टू पे अ प्राइस, आपको वो उसके लिए कीमत है डेडिकेशन मेहनत चाहिए फर्स्ट ऑफ और ऑल, लगन। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना डिटर्मिनेशन, जैसे आपने कहा कि लंबी रेस का घोड़ा, एक कंसिस्टेंट बिहेवियर के साथ आपको रूटीन से आपने वो अपने लिए काम करना है, अपने आप को मनवाना है, एंड देन हार्ड वर्क डेफिनेटली पेज ऑफ। आप एट द एंड ऑफ द डे आपकी रिकग्निशन भी होती है, आप अपनी फील्ड में अपने आप में, वही है कि अगर आप एक्सेल करेंगे तभी है कि आप इस किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। आपको एक बात बताऊं व्यूअर्स, मैं ये सोच कहाँ से आई? इतने लोग मुझे मिलते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस और वो कहते हैं आप ही, मुझे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की और मैंने हर कोशिश कर ली कि मैं आपसे मिल लूँ। तो मैं हंसती हूँ और मैं कहती हूँ आपने एक नियत की, अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी। फिर जब पूछती हूँ कि कैसे मिले, भाई आपका फलां जगह शो हुआ था, हम वहाँ आए, हम यहाँ पे आए, हम वहाँ पे आए, फिर फाइनली आपका पीटीवी में फॉर एग्जाम्पल आपसे मुलाकात का मौका मिला। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी, मैंने बड़ी दफ़ा कोशिश की। एफर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। किचन में क्या बन रहा है मेरी जान? किचन में आज हम चिकन ब्रेड बेक करेंगे और उसकी मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ, एंड देन फिर मैं स्टेप बाय स्टेप से उसके जिस तरह स्टेप्स हैं मैं वैसे आपको फिर रेसिपी ब्रीफ कर दूँगी। बनाना दिखाएंगे कि किस तरह से उसकी जी जी फिलिंग बिल्कुल, करके करनी है, वो भी अगर दिखा दोगी बनाएंगे ना तो आमना बहुत अच्छा हो बिल्कुल जाएगा। स्क्रैच से बनाएंगे, वेरी इजी, और वही है कि कॉस्ट फ्रेंडली। डो के लिए मैं सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। उसके लिए हम लोगों को मैदा चाहिए होगा 2 कप, चीनी लेंगे 1.5 चम्मच, और जो खमीर है वो भी 1.5 चाय का चम्मच लेंगे, नमक लेंगे 1 टीस्पून, दूध लेंगे 1/4 कप, तेल 5 से 6 खाने के चम्मच हैं, और पानी भी 5 से 6 खाने के चम्मच हैं। इसके साथ हमने डो गूंद लेनी है। अब मैं आपको फिलिंग के लिए बता देती हूँ। उसके लिए हमें चाहिए है मक्खन 2 खाने के चम्मच, प्याज 2 खाने के चम्मच ले रहे हैं, मैदा है 1/4 कप, दूध 1 कप है, काली मिर्च पाउडर है आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच है, मुर्गी का गोश्त ले लिया है, बॉईल करके श्रेड कर लिया है 1.5 कप है, धनिया 2 खाने के चम्मच है, शिमला मिर्च 2 खाने के चम्मच, और जैतून मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच। बाकी असेंबलिंग के लिए इसकी जो चिकन की फिलिंग है, अंडा चाहिए होगा हमें 1 अदद, दूध चाहिए होगा 1 चाय का चम्मच, और जो इसको गार्निश करने के लिए आप तिल ले लें, कलौंजी ले लें, जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। मैं अब आपको रेसिपी बता देती हूँ। जो मैंने डो के इंग्रेडिएंट्स बताएं, इसमें आपने डो गूंद के इसको आपने रेस्ट दे देना है, इसको आपने रख देना है जब तक कि ये राइस ना हो जाए। उसको फिर देन हम दोबारा से उसकी एयर निकाल के उसको दोबारा से नीट करके, एंड देन फिर हम लोग उसको जब हम असेंबलिंग करेंगे तब यूज़ कर लेंगे। जो इसकी फिलिंग है वो बहुत ही ईजी है, मैं उसको आपको ब्रीफ कर देती हूँ। ऑयल डालेंगे हम लोग पैन में, उसके अंदर हमने जो मैदा है वो डाल देना है 2 खाने के चम्मच, हल्का सा सौते करेंगे, उसके अंदर हम लोग दूध ऐड कर देंगे, वो एक हमारी सॉस रेडी हो जाएगी, वाइट सॉस। एंड देन दूसरी तरफ हमने अनियन सौते कर लेना है, उसके अंदर हमने जो चिकन श्रेड किया हुआ है वो डाल देंगे, सीजनिंग ऐड कर देंगे, और जो वाइट सॉस है उसके साथ हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे, एंड देन ये हमारी जो असेंबलिंग इसकी है जो तैयार हो जाएगी। इसको हमने ठंडा कर लेना है, बिकॉज गरम गरम हम लोग इसमें फिलिंग नहीं कर सकते, देन वो आपको वो डो खराब हो जाती है, वो हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत गंद मचता है जी। इसको जब ये ठंडी हो जाएगी, देन फिर हमने अपना जिस तरह जितनी
भी आपको क्वांटिटी रिक्वायर्ड है डो की, आप वो ले लेंगे, उसको अच्छे से बेल लेंगे, जो भी शेप बनाना चाह रहे हैं उसमें आप अपनी फिलिंग ऐड करें और उसको आप जिस तरह की भी डिफरेंट आपको शेप हम अभी बनाएंगे, आपको दिखाएंगे भी, वो बना के एंड देन हम लोग इसको प्री हीटेड ओवन है 180 यार डिग्री ये रेडी है, तो अगर एक बना के दिखा दो। जी मैं बिल्कुल, ये मैं रेडी करने ही लगी। आप अगर ये बनाना शुरू करती है ना, मैं तब तक एक बात व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, ये सैंडविचेस से बनाना आसान है टेक्निकली, क्योंकि बात ये है कि अगर आप इसी तरह ये चिकन का जो मिक्स है ये बना के फ्रीज कर दें। हम क्या करते हैं घर में कि एक इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आपने क्वांटिटी में ज़्यादा ये चिकन बना लिया, इसके आपने पोर्शंस करके आपने 3 पोर्शन कर लिए, एक आपने चिकन ब्रेड उस दिन बना दी, आगे इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक भी की आमद है, तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि शाम को आपने ये बना के रखा हुआ, अपने फ्रीज़र में से एक पोर्शन निकाला, उसको डिफ्रॉस्ट होने दिया, जितनी देर वो डिफ्रॉस्ट हो रहा है आपने अपना डो तैयार किया, उसमें ब्रेड आपने चिकन को डाला, बट अगेन चिकन शुड नॉट बी फ्रोजन एंड इट शुड नॉट बी गर्म, वो अंदर से होना चाहिए। इस तरह करके अब देखें ना, आपने इसको बेल के और उसके बाद अक्सर लोग ये करते हैं कि आपने एक लंबी सी वो बना ली डो, उसकी साइडों पे आपने कट्स लगा दी और फिर आपने उसको ऐसे 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 करके फोल्ड करके ऊपर से अंडे की वॉश लगाई और आपने फिर सेसमी सीड्स और नजेला सीड्स जिनको हम कहते हैं कलौंजी आपने डाल दिया, तो बहुत ही मज़े की कॉम्बिनेशन बन जाती है। अच्छा, इसके अंदर आप चीज़ भी डाल सकते हैं, इसको आप चिकन ब्रेड की जगह आप इसको बीफ की ब्रेड भी बना सकते हैं कि आपने बीफ के कीमे के साथ कॉम्बिनेशन बना ली, फिर उसके अंदर एंड में आपने वाइट सॉस डाल दिया। मतलब वेरिएशंस इतनी हैं, एक दफ़ा आप ये जो इसका बेसिक तरीका सीख लेना। हाँ जी, अब दिखाएंगे ज़रा कि अब हम क्या कर रहे हैं। ये हमने इसको बेल लिया, ये अब रेडी हो गई है, देन अब मैं इसमें जो फिलिंग है वो ऐड करूँगी। ठीक है, अब फिलिंग आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, क्योंकि याद रखें कुक करके भी इसने मज़ीद ड्राई होना है, तो आप जब बहुत ज़्यादा इसको ड्राई बनाते हैं ना तो फिर इसका जायका ठीक नहीं होता। ये जो 2 ग्लासेस हैं आप इनको साइड पे कर सकते हैं चांद, ये जो कौलियाँ, हाँ, ताकि हमें अच्छे से नज़र आए कि आप क्या करिए। ऑसम, ठीक है, परफेक्ट हो गया। ये देखें, अभी हमने इस तरह करके डाल दिया। अच्छा, अब इसका डिज़ाइन कैसे बनेगा? जी, ये इसकी बस अब डिजाइनिंग करूंगी मैं आके बनाऊं। जी बिल्कुल, वो फिश वाला बना रही हूं, क्योंकि मैंने ना ये उस दिन मैं ऑनलाइन देख रही थी, तो मुझे बड़ा ही शौक है, आपको पता है, इस किस्म की ऊट-पटांग हरकतें करने का। अच्छा, इससे कर लें या उससे कर लें, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना वो कंफ्यूज होता है, इसको ना आपने ऐसे करके जैसे विंग्स की तरह कट करना है, राइट? जी, गलत कर रही हूँ तो मुझे बता दें। ठीक है। अभी तक तो फिश की शेप बन जाती है। हाँ, इसकी फिश की शेप बन जाती है, तो फिर आप इसके ऊपर ना आईज भी बना सकते हैं। तो ये ना एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो आप कर सकते हैं, जिससे मतलब ऑनलाइन जो चीज़ें होना शुरू हो गई ना, उससे बेस्ट ये है कि एटलीस्ट हम सारे अब सीख गए हैं। जी ये अच्छा, सबसे पहले आपने इसको ऐसे किया, फिर इससे बंद कर देंगे, फिर हमने इसको ऐसे किया, इसको हमने ऐसे किया, और ये देखें, ये आपने फोल्ड करना शुरू कर दिया, इसको हमने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, राइट? जी बिल्कुल। और ये आप जैसे जैसे इसको ऐसे करेंगे, तो क्या बात है आपकी, कलौंजी आपने मुझे कर दिया। ये ऐसे हो गया, और बस अभी एग वॉश कर लेंगे, ऐसे हो गया, और ये जो है ये ऐसे हो गया। अच्छा, अब ये आपने बेशक ऐसे कर दें या वैसे, आप ऐसे करके इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, और ये आपने ऐसे करके अपना वो बना लिया। अच्छा, ये तो मैंने अपनी एक्सपेरिमेंट मारी है, ये हमने एग वॉश कर दी। अगर मेरे जैसा नालायक बंदा भी बना सकता है ना गाइस, तो आप भी बना सकते हैं। ये देखिए, हमने इसके ऊपर एग वॉश लगा दिया, इसके ऊपर वक्त कम और मुकाबला सख्त होता है, तो हम बस अब ये बेकिंग के लिए चला जाएगा, थोड़ा टाइम इसे हम रेस्ट एग वॉश इसलिए देते हैं क्योंकि उसका बड़ा अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाता है। तो मुझे भी अपनी डिजाइनिंग मारने दो ना, हर चीज़ में तुमने अपनी डिजाइनिंग मारी, अच्छा लड़की। और ये हमारे तिल आ गए, क्योंकि तिल भी टोस्ट हो जाते हैं। आय हाय हाय जुगन काज़म, क्या बात है। इस प्यारी सी चिकन ब्रेड को हम ज़रा डालते हैं अवन के अंदर, और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है बीनिश फातिमा साही ने, जो डीजी पिलाक हैं, विच इज़ द पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अस्सलाम वालेकुम बीनिश जी, क्या हाल है आपके? मैं चला के शुक्र। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया एक ऐसी पर्सनैलिटी को कि जिनके नाम के साथ ही पंजाबी लगता है, अहमद रज़ा पंजाबी, यानी कि अहमद रज़ा खान हमारे साथ हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पंजाबी एक्टिविस्ट हैं, एंड प्रेसिडेंट पंजाबी प्रचार पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आज व्यूअर्स हम बात करेंगे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की। ये क्या चीज़ है सर?
इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो पूरी दुनिया में माँ बोलियों का आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। दुनिया भर में एक बोली नहीं है, इसके अंदर कई बोलियाँ हैं, हज़ारों बोलियाँ हैं। तो इसके अंदर किसी एक लैंग्वेज की डोमिनेशन ना हो, कोई एक लैंग्वेज डोमिनेट ना करे। हर कौम की एक ज़बान होती है जिसके अंदर उसकी हज़ारों साल की सिविलाइजेशन होती है। आप यूँ कह लें कि जिसके अंदर वो कौम ज़िंदगी जीती है, हज़ारों साल से जीती चली आ रही है, उसके अंदर उसकी खुशियाँ और गम सारे समाये हुए होते हैं। तो अगर हम कहें इसकी हिस्ट्री की तरफ थोड़ा जाएं तो हिस्ट्री तो इसकी है कि जब बंगालियों ने एक मूवमेंट शुरू की थी 1952 से लेकर, तो फिर यूनेस्को के अंदर ये लोग गए और यूनेस्को के अंदर इनकी रिक्वेस्ट पे ये 1999 को ये डे जो यूनेस्को ने इसको तस्लीम किया था और 2000 में ये पहली दफ़ा पूरी दुनिया के अंदर दिन मनाया गया। तो ये दिन है बुनियादी तौर पर अपनी अपनी ज़बान पे फ़ख्र करने का और इस बात पे इसको सोचने का कि मेरी ज़बान दुनिया में कहाँ पे खड़ी है। जैसे मुझे फ़ख्र है कि मेरी ज़बान आज भी दुनिया की 10वीं बड़ी ज़बान है 7000 ज़बानों के बावजूद। तो इसी तरीके से हर कौम, हर फ़र्द, उसकी एक कोई ज़बान होती है, तो उसको फ़ख्र करने के लिए, उसको देखने के लिए कि मेरी ज़बान का स्टेटस क्या है, इसके अंदर कितनी तरक्की हो रही, प्रोग्रेस की रेशो क्या है, तो ये दिन उसकी एक याद के तौर पर मनाया जाता है। ये है 21 फरवरी मदर लैंग्वेज डे। तो मैडम आप इससे रिलेटेड हमें क्या गाइड करेंगे? देखें, कोई भी जो डे सेलिब्रेट करना है ना, आप लोग तो अपने इंस्टीट्यूट में इतने इदारे करते हैं, इतने इवेंट्स करते हैं, इतनी चीज़ें करते हैं, और आपका जिस तरह आपके एक इवेंट पे मैं भी आई थी तो वहाँ पे बच्चों के कंपटीशन था प्लेज का जी, और पंजाबी प्लेज जी, जो एग्जैक्ट नहीं थे, मतलब उनको या तो बच्चों ने खुद लिखे हुए थे या उनको अडेप्ट किया गया था। जी ऐसे। अब मैं आपको आपके पहले सवाल का थोड़ा सा जवाब दे दूं कि कोई भी डे हम सेलिब्रेट करते हैं इन ऑर्डर टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दैट थिंग। अब मदर लैंग्वेजेस को हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? जैसे आप देखें, अहमद साहब ने भी इस चीज़ की तरफ इशारा किया कि कुछ लैंग्वेजेस डोमिनेट कर रही होती हैं बिकॉज ऑफ देयर बीइंग लिंगुआ फ्रांका, वो आपकी राब्ते की ज़बानें हैं जिसकी वजह से आप उनको इस्तेमाल करें। अंग्रेजी और फॉर एग्जांपल पूरी दुनिया में अंग्रेजी आपकी टेक्नोलॉजी की अब लैंग्वेज है जिसकी वजह से आप अपनी, और जिस तरह से हम ग्लोबलाइज होते जा रहे हैं, फास्ट अर्बनाइजेशन है और हम लोग सारे जो है वो मशीन और उससे एसोसिएटेड चीज़ों के साथ अटैच होना शुरू हो गए, टेक्नोलॉजी के साथ अटैच होना शुरू हो गए। तो जो हमारी अपनी बोलियां हैं ना, जो शायद अब एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, जो बहुत मुख्तसर थोड़े थोड़े लोग हैं जो बोलते हैं, वो ज़्यादातर बुज़ुर्ग और बाबे हमारे वो बातें कर रहे होते हैं, और वो नहीं, बहुत सी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो एक्सटेंशन की उसके ऊपर लिस्ट के ऊपर ख़तरे के ऊपर आगे इंडेंजर्ड हो गई। सो ये लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करना इसलिए ज़रूरी है कि कोई सी भी ज़बान है दैट इज़ एक ह्यूमन फैकल्टी है, और वो आप डाइवर्सिटी को प्रमोट करें ना, आप किसी एक यूनिफॉर्म मशीन से बनी हुई चीज़ को नहीं करें, लेकिन उस डाइवर्सिटी को रिटेन रखने के लिए वी हैव टू प्रमोट दीज लैंग्वेजेस और उनको संभाल के रखने की ज़रूरत है। प्रमोट करना तो अपनी जगह है, लेकिन पहले आप एक्नॉलेज तो करें, आप पहले माने तो कि ये मेरी ज़बान है। आप जानते हैं सर कि पूरे पाकिस्तान में, सिंध में जो सिंधी हैं वो सिंधी सिखाते हैं अपने बच्चों को, ऐसे ही वो उर्दू से पहले सिंधी बोलना जानते हैं। आप केपी के जाएं, जो बच्चा पठान है उसको पश्तो सिखाई जाती है, लिटरली माँ तो लोरी भी पश्तो में सुनाती है। जी। आ जाते हैं टूवर्ड्स फॉर एग्जाम्पल सराइकी, हमारी सराइकी बेल्ट कितनी जरखेज़, कितनी ब्रिलियंट, कितनी टैलेंटेड है, मीठी ज़बान है, किसी भी ज़बान की बात करें। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि पंजाबी, जो हमारे यहाँ पे जो पंजाब में रहने वाले लोग हैं, उनकी माँ बोली है, लेकिन उसको रिकग्निशन और रिस्पेक्ट नहीं मिलती। ये क्या मसला है? पंजाबी से क्या प्रॉब्लम है लोगों को? मुझे ये नहीं होता पेंडू ज़बान है, आई एम सॉरी, मुझे ये चीज़ बहुत बॉदर करती है कि व्हाई डू पीपल से दैट, मेरी माँ बोली है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसकी हम वजह जानते हैं कि वजह क्या है। जैसे हम कहते हैं कि एक सिंधी जो है वो सिंधी ज़बान पे फ़ख्र करता है, केपीके का बंदा अपनी ज़बान पे फ़ख्र करता है, उसको ओन करता है। और जैसे आपने बात की हमारी जो मुल्तानी बेल्ट है जिसे कुछ लोग सराइकी के नाम पे जानते हैं, तो वो तो पंजाब का हिस्सा ही है। सो सारा ही एक ही ज़बान है पंजाबी, उसके मुख्तलिफ डायलैक्ट्स हैं, तो उसका भी वहाँ की सोच भी लोगों की सेम है जो लाहौर के अंदर लोगों की बैठी हुई सोच है। अब जानना हमने ये है कि ये सोच क्यों बनी। इस सोच के पीछे वहाँ के बच्चों को पहली क्लास से उसको स्कूल्स के अंदर उसको उसकी ज़बान पढ़ने के लिए मिलती है।
स्कूल के अंदर जो ज़बान हम पढ़ते हैं, जो मैडम पढ़ाती है, जो सर पढ़ाता है, उसके अंदर रिस्पेक्ट होती है। उस लैंग्वेज की रिस्पेक्ट उसकी माँ भी करेगा, उसकी बाप भी करेगा, क्योंकि बच्चा उसके अंदर पढ़ रहा है। पंजाब के अंदर जो हमारे साथ एक दुखांत जुड़ा हुआ है वो ये है कि पंजाब के अंदर पंजाबी पढ़ाई नहीं जाती, जिसकी हमारी एक मूवमेंट भी है। सारी पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन, सारे पंजाबी एक्टिविस्ट, उनकी अगर डिमांड आज के दिन होती है तो वो यही होती है कि इसको हमारे बच्चों को खुदारा उन पर जुल्म बंद कर दें, इसको पढ़ा लें। तो पंजाब के अंदर भी जिस दिन ये ज़बान पढ़ाई की ज़बान बन जाएगी, जिस दिन ये मीडिया की ज़बान बन जाएगी, तो लोगों के जितने कम्प्लेक्सेस हैं वो दूर हो जाएंगे। सो एक तो पंजाबियों को अब जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसको हम कोई उतनी खुली जगह देते ही नहीं खेलने के लिए, बैठने के लिए। फिर हम उसको कहते हैं कि ये इतना अच्छा खेल नहीं रहा, ये अच्छे तरीके से बैठता नहीं, ये उठता नहीं, तो हमने तो उसको दिया ही कुछ नहीं। सो हमने उसको कुछ देना है, और उस देने के लिए पंजाबी का पढ़ाया जाना, उस पर उसके अंदर सिंधी क्यों सचल सरमस्त पे फ़ख्र करता है, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई पे करता है वो फ़ख्र, हम क्यों नहीं करते? बुल्ले शाह पे क्यों नहीं फ़ख्र करते? हम वारिस शाह पे क्यों नहीं फ़ख्र करते? या कि हम सूफीज़म से हट के पंजाबी के अंदर जितना फोक लिटरेचर है हम उस पर क्यों नहीं करते? हज़ारों सालों की तारीख़, तहज़ीब, जिस पे दुनिया फ़ख्र करती है, मॉडर्न दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी पंजाबियों ने दी है। सो हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम पढ़ें तो फिर हमें अपनी हिस्ट्री का पता चले ना। सो ज़रूरत इस बात की है कि इस ज़बान को पढ़ाया जाए, फिर यही पंजाबी ये फ़ख्र करेंगे। ज़बान कोई बुरी नहीं होती, पंजाबी से समाज को नुकसान कोई नहीं होगा, बल्कि दिमाग जो है वो खुलेंगे, इनके अंदर रोशन ख्याली और बढ़ेगी जब हम पढ़ेंगे, सूफ़ी लिटरेचर पढ़ेंगे, जो एक ट्रेडिशनल लिटरेचर है। जब मैं सूफ़ी लिटरेचर कहता हूँ तो पंजाब का वो हज़ारों सालों का रेजिस्टेंस से भरा हुआ लिटरेचर है, जो फोक के अंदर भी है, बाकी सारी चीज़ों के अंदर सर, भी मुझे लगता है कि मैम आपसे आपकी तरफ आऊँगी कि ये इस वजह से भी है क्योंकि पंजाबी थिएटर और उसके अलावा जो मीडिया की एक डिपिक्शन है वो हमेशा से पंजाब और पंजाबियों की अजीब सी रही है। जी। अब देखें, पंजाबी को हमेशा एक बड़ी क्रख्त ज़बान कहा जाता है कि यार ये बड़ी कान को जाके चुभती है। अब अगर मैं किसी को कहूँ कि तुसी कित्थे जा रहे हो, तो ये चुभ तो नहीं रही। हाँ, अगर मैं लाउड होकर कहूँगी वो तुसी कित्थे जा रहे हो, तो चुभेगी। ज़बान कोई भी कड़वी नहीं होती या कोई भी चुभने वाली नहीं होती, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका, मतलब आप किस तरीके से उसको उन अल्फाज को अदा करते हैं वो मैटर करता है। एग्जैक्टली। जैसे अब आप ये कह रही हैं कि हम ये समझते हैं कि पंजाब जो है, पंजाबी जो है वो कूल लैंग्वेज नहीं है ना, इट्स नॉट अ स्टाइलिश It's not लैंग्वेज, stylish. पीपल हु स्पीक पंजाबी आर नॉट वेरी स्टाइलिश, ये ना। और फिर आप ही ने एक और बात कही कि जो लोग हमारे कल्चर को डिपिक्ट कर रहे हैं, दिस इज़ हाउ दे आर डिपिक्टिंग इट। तो जो पढ़े लिखे पंजाबी हैं और जो एक हमारी देखें, पंजाब की एक रवायत है और हम बहुत बैलेंस्ड लिबरल लोग हैं। हम हमेशा से जो हैं वो प्रोग्रेसिव रहे हैं, हमने मतलब हुनरमंद हैं, प्रोग्रेसिव हैं, काम किया है, तरक्की देखी कितनी हमने की, और कब से कब लगे हुए हैं। ये कोई आज की वो तो है नहीं सिविलाइजेशन, हड़प्पा की सिविलाइजेशन और मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन, दीज आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस। और हम कहाँ तक पहुँच गए, हमारे पास दुनिया का बेस्ट लिटरेचर मौजूद है। जैसे सब कहते हैं कि somebody was saying कि वारिस शाह को आप कहते हैं पंजाब का शेक्सपियर, नो, शेक्सपियर माइट बी द वारिस शाह ऑफ इंग्लैंड, वाई डोंट यू कंसिडर इट अदरवाइज? क्योंकि हमारे पास उतनी वर्सेटिलिटी, उतनी खूबसूरती और उतनी ही डेप्थ है आइडियाज़ की जो हमारे पोएट्स ने बयान किए। बट द थिंग इज़, हम अपनी ज़बान पे कितना फ़ख्र कर रहे हैं। और शायद एक वजह ये भी है कि देखें जुगन, आप हैं, यू आर अ रोल मॉडल, सही है जी, आप अब इतनी, यू आर माशाल्लाह सो स्टाइलिश, इफ़ यू स्पीक पंजाबी एंड यू स्पीक इट विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स, विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स कि आप जो है नहीं। बट मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। ये अब है, एग्जैक्टली ये अब है। जब मैं छोटी थी तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह जब बैठे होते थे, जब बाहर भी मैं पढ़ रही थी, तो मेरे जब देसी फ्रेंड्स मिलते थे तो कहते यार पंजाबी बोल के दिखाओ ना, यार पंजाबी देख के बोल के दिखाओ ना। एंड आई बी लाइक क्यों, जैसे मजाक उड़ाने के लिए। और बचपन में तो मुझे सिखाई नहीं, बचपन में तो जब हम बोलना सीख रहे थे बच्चे, उर्दू और अंग्रेजी, टोटल फोकस अंग्रेजी पे था। कि अभी तो घर पे हैं तो इनको हम अंग्रेजी सिखा देते, आगे स्कूल में जाके उर्दू प्रॉपरली सीख लेंगे ना। उर्दू सही सीखी। अब अगर मुझे कोई कहे कि मेरी मदर लैंग्वेज क्या है तो वो अंग्रेजी है, कितनी अफसोस की बात है कि एक पाकिस्तान में पैदा हुई हुई औरत, पंजाब में पैदा हुई हुई औरत, गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर में पैदा हुई खातून पंजाबी में नहीं बोल सकती। जो थोड़ी बहुत सीखी है वो
ड्रामों में एक्टिंग, आपके वहाँ पे Communicate इवेंट करके, पे आई हाँ। प्ले, अब समझ मुझे पूरी आ रही जी। थी, लेकिन किसी ने बोलनी नहीं सिखाई। और फिर लोग मजाक उड़ाते थे जब मीडिया में मैं आई कि आपका तो बहुत पंजाबी एक्सेंट है। उर्दू बोलती थी तो मेरा एक्सेंट बहुत पंजाबी का था, तो हर बंदा कहता था आपका पंजाबी एक्सेंट है, इस पंजाबी एक्सेंट को साइड पे करेंगे। मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ व्यूअर्स, ड्रामों के बड़े बड़े डायरेक्टर्स कि भाई अपने एक्सेंट को ठीक करो। कहती थी एक्सेंट को क्या ठीक करूं, पंजाब में पली बड़ी हूं तो पंजाबी टाइप ही उर्दू का एक्सेंट होगा। खैर उसको बदला, लेकिन अफसोस हुआ कि क्यों मैं अपने एक्सेंट को बदलूं। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इनको हमने चेंज करना है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, माँ बोली में और नेशनल लैंग्वेज में क्या फ़र्क है, हमारी माँ बोली क्या है, उर्दू है, पंजाब में रहना पंजाब। मुझे थोड़ी सी इस बात पे हमेशा कन्फ्यूजन होती है, इस पर क्लैरिटी लेंगे हम अपने एक्सपर्ट से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, खुशामदीद। अब बीनिश जी और मैंने फैसला किया कि हम सिर्फ पंजाबी और उर्दू में बात करेंगे, कोशिश करेंगे, ट्राई कहने लगी थी। देखा इतनी आदत पड़ गई है व्यूअर्स मिंग्लिश की। अच्छा, इस मिंग्लिश ने कितनी बर्बादी फेरी है ज़बानों की, मैं ये भी जानना चाहूँगी। इससे बात शुरू करना है। देखिए, चूँकि इंग्लिश एक तरह से लिंग्वा फ्रैंका है, यानी राब्ते की ज़बान है, और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़, मुख्तलिफ जो हम एथनिक जो हैं एथनिसिटीज़ हैं, जब आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो अंग्रेज़ी में ही करती हैं। इम्पॉर्टेंस है, बिकॉज टेक्नोलॉजी की ज़बान है, ट्रेड की ज़बान है, बिज़नेस की ज़बान है, तो आपको उसको करना ही पड़ता है। और इस वजह से फिर और ये कि अंग्रेज़ सरकार ने इतनी आधी दुनिया पे तो हुकूमत की, और हम वो लेगेसी लेके चल रहे होते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस हमारे उसका हिस्सा बन जाता है। हाँ, लेकिन आप ये देखें कि अगर आप फॉर एग्जांपल चाइना देखें, जी जी जी, या फ्रांस देखें, जर्मनी देखिए, आप जर्मनी देखें, उधर जाए अंग्रेजी में बात करें, वो अपनी ज़बान में आपको जवाब देते हैं। आप शक्ल देख रहे होते हैं कि भाई हमें आपकी नहीं समझ आ रही। जी, ये मैंने पर्सनली खुद ऐसे। पेरिस में भी एक्सपीरियंस किया है। ये मैंने पर्सनली, जर्मनी में नहीं गई कभी, बट कभी जाऊंगी तो वहाँ भी देखूंगी, और ये मैंने खुद चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। चाइना में आपसे मैंड्रिन में बात करेंगे या कैंटोनीज में बात करेंगे, आपसे अंग्रेजी में नहीं बात करते, बल्कि वो आते भी हैं तो वो अपनी ज़बान में बात करते हैं कि ट्रांसलेटर रखें। ऐसे ये भी है। खैर, हम बात कर रहे थे मादरी ज़बान की और फिर नेशनल लैंग्वेज की, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है सर, फ़र्क क्या है दोनों में? देखो क्योंकि अक्सर मदर लैंग्वेज कहते हैं तो लोग उर्दू कहते हैं। जी जी, ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਰਦੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਰਦੂ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਮਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ हैसियत। ਸਿੰਧੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿੰਧੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ठीक है, तो मेरी मादरी ज़बान पंजाबी है। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਸੀ ਨਾ, ਸੂਬਾ ਤੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। बिल्कुल ठीक है। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਫਾਕ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਉਰਦੂ ਆ जाएगी, पंजाब ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ रहेगी। यानी कि और जो स्टेट की कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है वो अंग्रेजी है, समझ आ गई कि ये टीयर्स हैं, लेकिन अवाम पे प्रेशर नहीं है कि आप अंग्रेजी सीखें, आपने उर्दू और माँ बोली सी। जी मैडम, मैं सिर्फ ये बात करना चाह रही थी कि देखिए, नेशनल लैंग्वेज जो है हमारे यहाँ तो उर्दू इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज, लेकिन मादरी ज़बान को थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जब व्हेन वी से मदर टंग ना, तो बेसिकली वो ज़बान माँ के माँ बोलने बोल वाली रही है, माँ बोली। बिकॉज उस ज़बान की अपनी एक अहमियत है। जब बच्चा है वूम में, जब अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, तो वो अपनी माँ को सुन रहा है, और जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रही हैं वो उसके लाशऊर का हिस्सा बनती जा रही है, उसके तहत शऊर में आती जा रही है। सो वो ऐसी ज़बान है जो पहली ज़बान वो सुनेगा जब पैदा होगा, और फिर उससे उसी ज़बान में उसके साथ कम्युनिकेट किया जा रहा होगा, तो फिर शायद उस ज़बान में उसके लिए चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएगी। यानी कि प्रोविंशियल लैंग्वेज नहीं है, यानी कि आपकी अम्मी अगर अफ्रीका में भी बैठी हुई हैं
उनकी माँ बोली वो होगी जो उनकी अम्मा बोलती थी, जी। जिधर से वो बिलोंग करते हैं। आप चाहे वो 6 जनरेशन्स पहले हों, आप देखिए इंग्लैंड, जर्मनी वगैरह किसी भी मुल्क में जाएं तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी होते हैं वो अपनी माँ बोली बोलते हैं जी। और साथ में उर्दू। माँ बोली उनको आती है। Exactly. अच्छा, तो आप लोग तुसी माँ बोली ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਜੀ ਇਦਾਰਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਬਣਾਇਆ ਪਿਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਇਸ ਦਾ ਅਦਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇ कल्चर के बारे असी प्रिजर्व कर सकिए। ये इदारा जो बनाया गया था इसका मकसद ये था। ठीक है। तो हम मुख्तलिफ तरह से ज़बान को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। मैडम आप तो इतने इवेंट्स करती हैं माशाल्लाह, जो मैंने जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, मैंने आपका एक अटेंड किया इवेंट और वहाँ पे मैं नहीं थी, वहाँ पे बहुत से मीडिया के लोगों को बुलाया गया, हमें इन्वॉल्व किया गया। पंजाब के स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के बच्चे आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, प्लेस स्कूल्स के बच्चे ना। इसको ये एक चीज़ थी, कोशिश है, इट्स अ डिलिबरेट एफर्ट कि हमने ये देखा कि हमारे जो एक एल्डर जनरेशन है वो तो पंजाबी बोलती भी है, लिखते भी हैं। हमारे पास अभी भी बहुत आला अदीब, लिखारी, शायर, तो पंजाबी में तो पैदाइशी शायर होते हैं सारे, वो सब मौजूद हैं। लेकिन जो यंगर जनरेशन है ना वो डिस्टेंट हो गई है, वो दूर होती जा रही है अपनी ज़बान से। सो उनको इंगेज करने के लिए फिर पिलाक ने अपना अभी एक थोड़ा सा हमने अपना फोकस चेंज करके हम यूथ के ऊपर ले आए हैं। जिस इवेंट में हमने आपको बुलाया था वो हमारा इंटर यूनिवर्सिटी ड्रामा कंपटीशन था, नाटक कंपटीशन था, जिसमें हमने यंग बच्चों को फिर हमने उन्हें कहा कि बोलो, हमें बल्कि लोगों ने बताया कि जी हमने सीखी है पंजाबी। कनेड की बच्चियां थी, कनेड की बच्चियां, मुझे पता ना, वहाँ पे मैं देखा हैरान, मैंने कहा कनेड में तो कोई भी पंजाबी में नहीं बात करता। वो सारी बच्चियों ने बाद में मुझे कहा कि आंटी हमने सीखी है बोलना। एग्जैक्टली, तो इट मेड मी सो हैप्पी। और ये दैट वाज मतलब हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया। वी वांट के हमारा यूथ जो है वो पंजाबी में कम्युनिकेट करे। अभी जुगन देखिए हमारे पास एक FM रेडियो है जिसका पंजाब में लाहौर में FM 95 के नाम से जाना जाता है, मुल्तान और पिंडी में पंजाब रंग 99.4 के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर अब हम ये एक हमारी एक ऑफ़र है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम यूथ को लेकर आएँ ताकि वो अपनी जो उनकी रीजनल लैंग्वेज, आपकी वो उसी बात की तरफ जानी कि मदर लैंग्वेज से अब हम बात जो है ना वो रीजनल लैंग्वेजेस पे चली गई है, क्योंकि अब माएँ वो ज़बान ही नहीं बोल रही होती। उन्होंने कहा माएँ तो वो ज़बान बोलना छोड़ गई हैं, माएँ या पंजाबी उर्दू बोलती हैं या अंग्रेज़ी बोलती हैं, तो अब रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर आ जाओ। सही। तो हम उन रीजनल लैंग्वेजेस की प्रमोशन के लिए मुल्तान और पिंडी में हमारे पास हमारे FM हैं, लाहौर में है, जिस पे अब हम ये चाहते हैं कि यूथ आए और अपनी रीजनल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें। क्या बात। एंड वी वांट के पढ़े लिखे अच्छे बच्चे आए ताकि सबको ये पता चले कि हम पढ़े लिखे लोग भी पंजाबी इज अ कूल लैंग्वेज। एग्जैक्टली, ऐसे बड़ी कूल लैंग्वेज, ऐसे बड़ी कूल ज़बान है की। और एक और जो चीज़ जिसमें शायद कमी है वो हमारा यूथ का लिटरेचर है कि आपने उनके लिए बहुत अच्छा एज अप्रोप्रिएट लिटरेचर हम डेवलप करने की ज़रूरत है। और स्पेशली मीडिया में मतलब मूवीज़ बनाने की, आपको उनके लिए उनसे रेलेवेंट पंजाबी लैंग्वेज में मॉडर्न, जिसमें आपने ये ना दिखाएं कि पंजाबी हमेशा धोती और शलवार वो पहन के आ रहे हैं, जिसमें आपके पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं वो भी पंजाबी में बोल सकते हैं। क्योंकि पंजाबी को हमेशा ना कॉमेडी के साथ वाबस्ता किया जाता है, जिस चीज़ को हमने ब्रेक करना है। सर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਛੇਤੀ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਚूँकि ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁxtਲਿਫ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁxtਲਿਫ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਈ ਪਿਲਾਕ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 6 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਏ, ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬੁਲਾਏ। ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਇੱਕ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟਰ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਖਸ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਡਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਕੁਰਖਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਤੇ हैं मुझे नहीं लगती, मुझे तो बहुत मीठी ज़बान लगती है। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਇਤਨੀ ਹੀ ਕਰਖਤ ਲੱਗੇ। बिल्कुल। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ आप है। स्ट्रीट लैंग्वेज को मादरी जबान के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते। ਸਟਰੀਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਿਲकुल ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ स्ट्रीट लैंग्वेज यानी कि जिस तरह लोग दफ्तरों में बात करते हैं एक दूसरे, अब देखिए ऑब्वियसली अगर एक बंदा अपने कपड़ा बेच रहा है तो वो पंजाबी ऊंची आवाज में ही बोलेगा और एक सर्टेन एक्सेंट के साथ बोलेगा। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਟਰੀਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੁਰਖਤੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲਾਂ ਉਹ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ, ਚੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਗਾਲਾਂ ਕਲੀਆਂ वो ਪੰਜਾਬੀ बंदे ਦੇ पे ਵਿੱਚ डिपेंड करता है, वो जबान का इशू नहीं होता। ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਮੁਹਜ਼ਬ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਿਲकुल नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। ब्लेस Thank यू you जी। आप लोग जो जो काम कर रहे हैं पंजाबी को प्रमोट करने के लिए, हमारी जो माँ बोली है उसको प्रमोट करने के लिए, और हर इंसान को अपनी माँ बोली को ज़रूर प्रमोट करना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ज़बान एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसको हमें ब्लेसिंग की तरह ही लेना चाहिए और मजाक उड़ाने का और उसको नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाना गलत बात है। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप हमारे साथ रहिए। साकिब अली शेर, क्या हाल है साकिब भाई? कोई भी बात करने से पहले ये गाना आपने किसके लिए लिखा है, इसके पीछे क्या कहानी है? ईमान फातिमा अपनी जगह खुश हो रही थी, बहन आपकी खुश हो रही थी कि दोनों भाई बहन छोटा सा घर बना के रहेंगे, पार्टी करेंगे। वो बेचारी मासूम है हमारी बच्ची किरण, उसने कहा कि मुझे इसमें आप इन्वॉल्व ना करें, आप दोनों फैसला करिए। गाना क्या क्या है, इसकी कहानी बड़ी रोमांटिक कहानी है। ये एक मियाँ बीवी की कहानी मैंने इसमें लिखी ऐड की है। ये लिखा मैंने खुद है और मैंने ये नहीं बताना किसके लिए, ये एंड में बताना है किसके लिए। कहानी बताओ, उसके एंड में बताना किसके लिए लिखा है। और ये इसमें आप किसी पे भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो आप जो बेस्ट लवर्स है ना आजकल के दौर में, बेस्ट लवर्स तो आप अगर नहीं वर्ड मिलते, सुने तो ये माँ और बच्चा भी हाँ उसके भी है। और ये बहुत ही हार्ट टचिंग वर्ड्स हैं। मेरी सादा सी दुनिया को जन्नत बनाकर तुम कहीं तोड़ न देना, मुख मोड़ न लेना। कौन है वो लड़की जिसने आपकी जिंदगी को अभी वो मेरी खाला कहती है, एक बड़ा अच्छा वो मुहावरा अक्सर वो बोला करती हैं, अभी अल्लाह का अमर नहीं हुआ। तो अभी अल्लाह का अमर वाकई नहीं हुआ, अभी मैं शादी अभी तक नहीं हुई। ये फ्यूचर वाइफ के लिए, इन द फ्यूचर वाइफ जो होगी ना मेरी, उसके लिए मैंने ये लिखा। उन्होंने इंतखाब भी नहीं किया अभी फ्यूचर वाइफ का, ये सिर्फ एक सोच है कि जब कल को आई गेट मैरिड तो ये मैं अपनी वाइफ को डेडिकेट करूंगा। तो सारे जो खुश हो रहे थे वो खुश होना छोड़ दें, एक्सेप्ट फॉर द पर्सन जिसका एंड में जिधर रिश्ता पक्का होना। हाँ जी, हाँ जी। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट कि जिंदगी का पार्टनर हो तो ऐसा हो। अच्छा वैसे तो जिंदगी का पार्टनर किरण मानी जैसा हो तो जिंदगी इतनी फैशनेबल हो जाए, इतनी फैशनेबल हो जाए कि हमें समझ ही ना आए और सारी चीज़ हमारी ब्लॉग हो जाएंगी और हम इन्फ्लुएंसिंग की तरफ भी निकल पड़ेंगे। क्या हाल है आपके किरण मानी? जी बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। करोड़ों काम करती हैं आप? काम के साथ साथ घर भी देखना होता है। आई एम अ हाउसवाइफ और आई हैव 2 किड्स। देखो यू आर नाउ वर्किंग मदर, Yeah. आप होममेकर से निकल आए क्योंकि आप होममेकर एंड बस वर्किंग साथ मदर साथ करने होते हैं, घर वो साथ को साथ भी कर रही देखना, होती जी हैं। वो भी साथ साथ देखना होता है। अच्छा अभी मैंने आपकी तरफ भी आने साथ में राहों में पड़ी है ईमान फातिमा मेरी सहेली। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटी, कैसी हो? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मैं तुम्हारी नानी की उम्र की हूँ, मैं अस्तगफिरुल्लाह। हमेशा तुम्हारे लिए बेटा दुआएं करती हूँ, तुम खुश रहो आबाद रहो बेटा, इसी तरह हंसती खेलती इतनी यंग नानी। आजकल इसी तरह की काश नहीं वो इस कहता तरह की है, आती नहीं उसको है। देखो ना ना वो बेटा बिल्कुल इस नहीं है। उम्मीद अच्छा में ना बैठना कि कल को मेरी शादी होगी हाँ। तो मेरी हम लोग जब नाना नानी बनेंगे तो सब मेरी वाइफ को कहेंगे कि आप तो बड़ी यंग नानी है। बेटे कुछ भी हो सकता है, गारंटी किसी बात की नहीं है। मेरा जो छोटा भाई है ना तो उसकी उम्र का ही है मेरा भांजा भी, तो वो पता ही नहीं चलता ये इसका कजन है, दोस्त है, भांजा है क्या। वो भांजा मेरा अक्सर कहता था आप मम्मा को ना अपनी आप बाय ना करें, मेरे दोस्त कहते हैं यार तुम्हारी सिस्टर बड़ी खूबसूरत है, तो वो कहता है यार वो सिस्टर नहीं मेरी मम्मा है। वो पता ही नहीं चलता आजकल के दौर में कि बेटा कौन सा है। यानी तो कि ये अच्छी बात है। तो हम ये दुआ तो करते फख्र हैं करना कि चाहिए। एक तो ये गाना डेडिकेट होगा हमारी फ्यूचर भाभी को, ठीक है, उसके साथ साथ ये रिक्वायरमेंट होगी कि जब हम नाना नानी बने तो हम दोनों बड़े यंग लगे, ठीक है, ये बात पक्की होगी। अच्छा जी, यानी कि दोनों। सही बात है। ये बताइए कि ये फैशन लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसिंग क्या होती है?
और फैशन लाइफ इन्फ्लुएंसिंग बेसिकली आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने स्टाइल से, और जो आपके मीडिया में अपीयरेंस कैसी है, और आप अपने आउटफिट कैसे क्रिएट करते हैं। डिज़ाइनर की सबकी अप्रोच नहीं है डिज़ाइनर तक जाने की कि आप बहुत महंगे कपड़े पहने, भाई अपने ही कपड़ों में से कुछ अपने ही कपड़ों निकालो। अपनी मिसमैच करके अपने आउटफिट्स खुद से क्रिएट करना, कैसे आपकी एक पैंट्स हैं उसको डिफरेंट आउटफिट के साथ कैसे आप एक नई लुक दे सकते जी हैं। आपके साथ एक इन्फ्लुएंसर बैठी हुई बड़ी जोर की जी, बहुत हैं हाई तो हेलो सिंगर, मेरी उनको हुई है इनसे। रंगारंग किस्म की डिजाइनिंग मारती हैं ये। और बाय द वे बड़ी दफा हिट होती है, कभी कभी मिस होती है, तब मेरा फोन जाता है, ईमान पुत्र है की सी ये क्यों सी, ये फिर से नहीं सी, आई डोंट वांट टू सी। आप अपना आउटफिट खुद क्रिएट करते हो, आपको मजा आता है कि एक तो अच्छा, इस आपने तरफ ये रुझान कैसे हुआ, रुझान शुरू कैसे किया? हर बंदा ना इन्फ्लुएंसर्स को देख के या जो ब्लॉगर्स होते हैं उनको देख के कहता है यार इनकी तो इतनी फॉलोइंग है, तो वो फॉलोइंग की जर्नी थोड़ा सा अपनी जर्नी बताओगे? फॉलोइंग की जर्नी होती है, आप स्टार्ट करते हो, स्टार्ट में बहुत एफर्ट आपकी। अपनी स्टोरी बताओ, मेरी कैसे शुरू स्टोरी किया? ये है कि मेरा तो बहुत एक मजाक से स्टार्ट कर लिया मैंने कि इंस्टा स्क्रॉल कर रही हूँ, देख रही हूँ यार इतनी सारी इन्फ्लुएंसर हैं, जिसको देखो मॉडल बना हुआ है इंस्टा पे, किस तरह से कर रही हैं ये सब। तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, देन उसने कहा कि करो आप भी स्टार्ट कर लो। मैंने कहा नहीं मजाक कर रहे हो मेरे साथ, कहता नहीं आप करो उसको स्टार्ट, ठीक है, फैशन की तरफ। और ये बचपन से फैशन का मामा को देख के, मामा मेरी से इंस्पिरेशन थी कि मामा बहुत मेरी मैचिंग्स करें, मैचिंग शूज़ और मैचिंग बैग्स, चीज़ें खुद भी बहुत ज़्यादा। तो मुझे था कि नहीं मुझे इस फील्ड की तरफ आना चाहिए। बिल्कुल सही। तो मैं भी देख रही हूँ, हाय गाइस, माय फर्स्ट इंटरव्यू ऑन पीटीवी होम, तो आप तो ये अपडेट रखना पड़ता है कि अपडेटेड आप रखना कहाँ- होता है। और बात ये कि आपके पेज के ऊपर आपने बहुत से डिफरेंट तरीकों से ना लोगों को गाइड किया हुआ है, एंड देन ब्रांडेड कंटेंट भी जी, है, brands different के लिए हम चीज़ें PRs हैं। कर लिया, और मैं ये collaboration देख रही हूँ इनके कि साथ चलता है। क्योंकि देखिए बात हो रही होती है, और क्योंकि इस किस्म की चीज़ है कि बंदा विजुअल्स अगर देखे, तो मैं देख रही हूँ कि आपने नॉर्मल क्लोथ्स को किस किस तरीके से आप पहन सकते हैं, अपनी ही वार्डरोब को आप कैसे एनहांस किस कर तरह सकते से हैं। enhance सबसे करते बड़ा हैं, प्रॉब्लम colours। आजकल किरण ये है कि मैं कल देख रही थी, बल्कि मेरी नीस की शादी है, मैंने वैसे ही कहा कि यार कुछ तो डिजाइनर से बोरो कर लेंगे, कुछ खरीद लेंगे। मैंने कानों को हाथ लगा रिया, मैंने कहा हाय अल्लाह, ढोलकी के लिए जो मैं कपड़े देख रही हूँ नहीं, वो thousands, 70-80 बहुत हजार से expensive। शुरू हो रहे हैं यार। बिल्कुल। ईमान 70-80 हजार रुपए का सूट पूरे महीने का आपका घर का राशन इतने में आ जाता है, सिर्फ एक दफा पहनना है आपने। और ये पूरा महीना राशन चलना है। एग्जैक्टली। इसीलिए तो अक्सर खवातीन जो होम मेकर्स होती हैं या इवन वर्किंग लेडीज बिल्कुल अपने ऊपर पैसे नहीं खर्च करती, कहती हैं यार अगर करनी है और इतने ज्यादा करने हैं, 70,000 में आपके एक बच्चे की पूरी, क्या 2-3, तो आपके तीनों बच्चों की पूरी गर्मियों का कपड़े निकल आएंगे, बच्चों की फीस चली जाती है। फीस चली जाती है यार। सही बात है। सो देन अपनी फॉलोइंग जिस लेवल पे लेके आई हो, वो किस तरह आपने मैनेज किया? मेरे हस्बैंड की बहुत सपोर्ट रही है इसमें। अच्छा, उन्होंने कहा कि आपने अगर करना है तो उन्होंने इंस्टा पेज को मैनेज किया, उसकी प्रमोशंस, मार्केटिंग सारा खुद अच्छा, हैंडल husband कर ने रहे कहा कि मैं हैं। खुद वो देख- खुद देख लेंगे, आप अपना फोकस करें कि आपने स्टाइलिंग कैसे करनी है। वीडियोस कौन बनाता अब है? वीडियोस अभी तक तो मेरे हस्बैंड खुद ही बना रहे हैं। उन्होंने एडिटिंग सीखी प्रॉपर। जब हमने ये स्टार्ट करना था उन्होंने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए और कुछ की पॉइंट्स रखे कि हमने कैसे मैनेज करना है, घर को कैसे मैनेज करना है, ब्रांड्स को कैसे लेके चलना हस्बैंड है। क्या करते हैं? ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर। तो वो एंटरप्रेन्योर है, तो Yeah. उनकी अपनी बिजनेस चल रही है, और आप साथ में ये वाला काम कर रहे ये हो वाला भी collectively, देखते हैं, देखते बहुत ज़्यादा कह लें कि नेक्स्ट लेवल सपोर्ट देते हैं मुझे, बहुत That's wonderful. कंफर्ट देते हैं कि नहीं मुझे कोई मुश्किल ना हो। और डोंट वरी, खैर, मेरे well, कैमरामैन brand- भी मेरे ही शौहर होते हैं जब मैं बाहर जाती हूँ, जब हम बाहर ट्रैवल करते हैं। बड़े लोगों ने कहा कि आप ना यूट्यूब पे अपने चैनल पे लगाया करें वीडियोस। अच्छा, 1-2 दफा मैंने खुद बनाने की कोशिश करी, कभी कैमरा विंगा हो जाए, वो सोटी नु फाड़ के बड़ा घूमो, problem कभी होता है सोटी ले कि- जाना भूल जाओ, वो जो क्या होती है वो Selfie सेल्फी stick स्टिक, अच्छा वो कभी सेल्फी स्टिक मनहूस अच्छा होटल में रह गई। अब मैं कहूँ फैसल वो मुझे चाहिए, तो मेरी शक्ल देखे कि जान हम 1.5 घंटा दूर होटल से आ गए हैं, आपने वापस जाना है, ताकि वो एक सोटी आप वो, मैं पकड़ लेता हूँ। या। अब मैं ऑकवर्ड हूँ कि मैं, क्योंकि पता नहीं बंदा हस्बैंड के सामने अजीब सा हो जाता है। नहीं, मुझे स्टिल मेरे साथ प्रॉब्लम होती है कि सेल्फी स्टिक को मैनेज कैसे मेरे करना है। वो से वीडियो नहीं मेरे से होता नहीं भाई। बनती है, बहुत मुश्किल मेरे है। से भी नहीं होता। वो सेल्फी बहुत स्टिक ना मैं मुश्किल कहीं है। रख के उसको 2-4 किताबों के साथ जोड़ के वो उसको fix करें खड़े हो जाए। बड़ा ही बुरा हाल है भाई, बड़ा बुरा हाल है। ये मैं कहती हूँ कि ये बड़े उन लोगों का काम है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल हम लोग तो मीडिया वालों को नहीं, अपनी नहीं, टीम्स रखनी हाँ। पड़ती हैं ये काम करने के लिए, बिकॉज नहीं होता कॉन्स्टेंटली बिल्कुल। अपडेटेड रहना। और डेली नहीं होता। पोस्टिंग करना। अच्छा, बट इन लोगों ने ना हम लोगों का काम मुश्किल कर दिया, जो इनका काम कुछ और है लेकिन हमें ये करना पड़ा। इसके बारे में बताओ ईमान, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगी। किस बारे देखो, में? अब यूर अ सिंगर, हाँ बंदा अपनी सिंगिंग पे तवज्जो दे। तवज्जो दे, अब या हम कौन? सिंगिंग पे तवज्जो, अब सिंगिंग के साथ अगर आप
ऑनलाइन एक्टिव नहीं है, लाइव नहीं जा रहे, साथ में कंसिस्टेंट अपडेट्स नहीं दे रहे, तो आप हिट नहीं। ऑडियंस को एंगेज करना पड़ता है। अच्छा मेरा ये है कि मेरे साथ 6 से 7 लोग होते ही होते हैं। जी मुझे पता है, उनको मुझे स्टूडियो से धक्के मार के निकालना पड़ता है कि हमारी टीम बेचारी काम नहीं कर पा रही क्योंकि आपके 16 लोग यहाँ पे घूम ठीक है रहे ना, तो वो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मैंने कहीं भी जाना है, ट्रैवलिंग करनी है, उन लोगों ने मेरे साथ ही करनी है, तो वीडियोस पिक्चर्स सारा कुछ वो कर रहे होते हैं, इसलिए मुझे मुश्किल नहीं होती। मैं भी कैमरामैन ला के मैं तेरी सेल्फी स्टिक बन जाऊंगा, मैं भी बाहर ले जा, ठीक है? चल अगली बार लंदन में साथ लेके जाएगी तो ठीक है, सहेली है ना, बस मैं भी लेके जाएगी, ठीक है? मैंने कहा मैं जरा बात पक्की कर लूं ना, इधर तो लाड कर उसने कहना तू तो परा मियां नु लेके जा। हम दोनों अपने मियां घर छोड़ के दोनों सहेलियां बहनें साथ जाने के लिए तैयार हैं। उन दोनों को एक घर शिफ्ट में कर देंगे ना, वो दोनों साथ हैंग आउट करें, तब तक हम लंदन घूमाएंगे, ठीक है? कुछ काम भी कर लेंगे। हाँ लेकिन मुश्किल नहीं होता। देखो एक और पहले सिंगर होते थे या एक्टर होते थे, जो भी मीडिया के लोग होते थे, किरण ऑनेस्टली बिकॉज आई स्टार्टेड बिफोर ऑल ऑफ यू गाइस, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप होते थे, आपके साथ ज्यादा से ज्यादा आपका मेकअप आर्टिस्ट होता था जो आपके साथ स्टाइलिंग भी देख रहा होता था, और साथ में एक आपके साथ कोई आपका मैनेजर या कोई ऐसा बंदा होता था इवेंट्स पे। अदरवाइज ड्रामो शामों की शूट्स दूसरी चीज़ों पे आप आपके मेकअप आर्टिस्ट स्टाइलिस्ट कंबाइन, अब स्टाइलिस्ट अलहदा रखना पड़, इन्हीं सोशल मीडिया की वजह से स्टाइलिस्ट अलहदा रखना है, मेल के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है। स्टाइलिस्ट अलहदा है, आपको आपकी ग्रूमिंग का बंदा अलहदा आपके साथ है, फिर एक बंदा है जो आपका सामान देख रहा है, जो आपका बहुत ट्रस्टेड बंदा है कि आपका वॉलेट शॉलेट सारी चीजें, फिर एक और बंदा है जो आपका मैनेजर तो यार, बट 50 लोगों को कैसे लेके चले? आप क्या कहोगे बेटा इस बात पे? इसमें यही है, काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ जाता है अक्सर। वो जब हम लोग जाते हैं ना परफॉर्म करने, तो वो कहते हैं यार इतने बंदे, तो हम कैसे मैनेज करेंगे, मतलब फिर मैनेज करना पड़ता है। फिर तो बड़ा मज़ा आता है आप जब टीम के साथ चलते हो। ये देखें गुलदस्ता होता है, गुलदस्ते में फूल जो है ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आई एग्री, बट देखे ना कॉस्ट भी बढ़ गई है। लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया का अगर आप काम करें तो उसमें इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? इन्वेस्टमेंट होती है। क्या वो एक्सप्लेन करो हमें। इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने इंस्टाग्राम पेज की मार्केटिंग के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है कि विदाउट मार्केटिंग आपका पेज की रीच नहीं मिलेगी आपको। उसकी रीच बढ़ाने के लिए आपको बहुत मार्केटिंग प्रमोशंस करनी पड़ती है। इवन आपने एक पोस्ट की है उसको बूस्ट पे लगाएं, मार्केटिंग करें, बट टाइम के साथ साथ आपको एंगेजमेंट मिलती है। अच्छा पैसे कैसे बनाते हैं सोशल मीडिया पे? देखिए एक तो ये है ना कि आपने अपनी, अब जिस तरह अगर आपका इंस्टाग्राम का पेज है पाकिस्तान में तो उसमें तो कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, बाहर के मुल्क से अगर आपका बना हुआ है तो उसमें मोनेटाइजेशन है। यूट्यूब पे हाँ आप अभी पैसे कमा सकते हैं, और मेरे ख्याल से फेसबुक पे कमा सकते हैं। फेसबुक पे, यूट्यूब में ज़्यादा है, यूट्यूब में ज़्यादा है। तो YouTube ये है बेसिक जिधर आप थोड़े पैसे कमा सकते हैं सिर्फ आपके कंटेंट से। लेकिन फिर इस तरह बंदा क्यों आए पाकिस्तान में अगर कंटेंट के ऊपर कोई पैसे नहीं बन रहे, तो एक्चुअल इनकम कहाँ से आती है ये बताओ? मिलते हैं ये हमें तो ब्रांड्स के साथ काम करने से। बहुत स्टार्ट में आपको अपनी एफर्ट आपने डाली है, स्ट्रगल किया, आपका पेज इस लेवल पर आ गया, आपने कुछ बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम कर लिया। पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं काम कर रही थी, पीआर्स मुझे आ गई, कोलैबोरेशन हो गया, उनकी कपड़े दिखा हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि किसी ने, जैसे कि ये जैकेट पहनी हुई है किरण ने, किरण को किसी ने ये जैकेट गिफ्ट के तौर पे भेजी, वो जैकेट जो है वो मुझे अपनी पहन के वीडियो बना लिया, पिक्चर्स अपलोड कर दी और ये इस ब्रांड की है, तो मेरे सारी ऑडियंस ने देख ली और ब्रांड को भी इसका फायदा हुआ। और जैसे ही एस्टैब्लिश हो जाए आपका काम, तो फिर आप कह सकते हैं कि जी मैं पर पोस्ट 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे लोग हैं जो लाखों में ले रहे हैं। बिल्कुल स्पेशली स्किन केयर से रिलेटेड मैं चार्ज करती हूँ। बहुत मुश्किल होती हैं वीडियोस, आपने एक पहले सारा लगा के दिखाना फेस में, उसके रिजल्ट्स दिखाने, उसको एडिट करना, और तो उस दिन में आपकी फिर वो एक ही वीडियो बननी है, बहुत क्योंकि आपने वो होता है। उसके ऊपर इतना वो पहले आपने दिखाया कि मेरी स्किन ऐसी है, फिर आपने वो पूरी ट्रीटमेंट्स की 1, 2, 3, 4 स्टेप्स, उसके बाद आपने अपना फेस वॉश करके दिखाया, फिर आपने थोड़ा सा लगाना, और ये पूरा, और सर्दियों में मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है। मैंने कुछ ऐसी 3-4 वीडियोस बनाई हैं, तो बार बार अपने फेस को जाके वॉश करना, स्क्रब लगाया, क्लेंजर लगाया, तो मुझे मेरी बहुत ही पानी आंखों से आना शुरू हो जाता है हीटर से, कोई भी हवा पड़ रही होती है, तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए ये। यू सी व्यूअर्स, हर बंदा सोचता है ये काम बड़ा इजी है, ऐसे नहीं होता। अब जिस तरह दानीर के बारे में पार्टी हो रही है, इतना लोगों ने कहा कि यार ये तो बड़ा कोई देखो एकदम से वायरल होगी। दानीर कब से काम कर रही है, बहुत पहले ब्लॉगिंग कर रही है, वेरियस डिफरेंट चीजें कर रही थी। अगर उसकी एक चीज वायरल हुई तो यस उसकी फॉलोइंग बड़ी, मिलियंस में गई, लेकिन उसकी थाउजेंड्स में ऑलरेडी थी।
नहीं बहुत Tens of thousands में थी समटाइम उसकी, आपको एंग्जाइटी होती है यार, हम काम कर रहे हैं वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हमें, और हमारी इतनी ऑडियंस नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और फिर लोगों को लगता है कि नहीं यार हम यहाँ जा रहे हैं, कैफ़े में बैठे हुए हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, बड़े अच्छे स्टाइलिंग की हुई है, उसके पीछे की भी एक स्टोरी होती है। अच्छा, अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किरण हम तीनों को गाइड करेगी कि किस किस्म का कंटेंट वायरल होता है, किस किस्म की वीडियोस सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं, और हमारे जो व्यूअर्स घर पे बैठे हुए हैं, जो इन्फ्लुएंसिंग की तरफ आना चाहते हैं, जो मीडिया में आना चाहते हैं। जान, या इसी प्लेटफॉर्म पे एक्टर्स बैठते हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे पॉलिटिक्स, इस प्लेटफॉर्म पे सब लोग बैठते हैं, तो सेलिब्रिटीज़ है ना, तो आप भी एज सेलिब्रिटी आज आके बैठे हो। तो जिन लोगों को फॉर एग्जांपल एक्टिंग का, मॉडलिंग का, होस्टिंग का शौक है, आप इन्फ्लुएंसिंग से तो शुरू करो, और वो कैसे कर सकते हैं ये अब हमें किरण गाइड करेगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए किचन में देखते हैं कि जो मैंने चिकन ब्रेड तैयार की है वो रेडी है कि नहीं। आपको तो हमें किचन में खड़ा किया। जी 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 बिल्कुल, ये जो आपने फिश रेडी की थी चिकन ब्रेड की, वो रेडी ये मैंने, ये मेरी वाली है या ये तुम्हारी वाली है? ये बस आपके वाली है। नहीं, वो पीछे क्या पड़ा हुआ है? वो पीछे वो भी है चिकन, वो आपने बनाई थी ना? जी 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 जी, ये मैंने तैयार की थी, बाकी जो चिकन ब्रेड्स हैं इन्होंने तैयार किए, एंड ऑब्वियसली उसकी लुक वो तो नहीं निकलनी थी ना जो मैंने बनाई। नो डाउट। क्या बात है। ये होता है, ये मैंने की सही सासों वाली हरकत तुम्हारे साथ। हाँ, तो खाने के लिए मैं आती हूँ चम्मच को अंदर मार दी रहती है, ते कहती है कि मैं बनाया, सारे मसाले थे मैं पाए। मेरी सास तो खाने के लिए मैं आती हूँ। आपकी मेरी भी सास बिल्कुल ऑपोजिट है ऐसी। मेरी सास तो बना बना के हमें खिलाती है इतनी, वो कहती नहीं इसने बनाया, ये इसने किया है। उनको ये भी पता ना कि मैं इतना बुरा बनाती हूँ कि बेहतर है कि वही बना। नहीं, मैंने सारा अपनी सास से ही सीखा खाना। अच्छा। मुझे शादी से पहले कुछ भी नहीं बनाना। अच्छा, अब हमें बताओ, ये इधर उधर की बातें नहीं करनी, हमने बिठाया आपको सीखने के लिए। आपको क्या लगता है हमने आपको बुलाया आपको अप्रिशिएट करने के लिए? हमने तो बिठाया आपको। सिर्फ ब्रांड के साथ काम नहीं कर रहे हैं, घर का खाना भी बनाते हैं, ये घर के चीजें भी खाना। देखनी पड़ती हैं। अच्छा, ये बताओ कि अगर आपने अपने आप को एक हिट बनाना है सोशल मीडिया पे, तो किस किस्म का कंटेंट बनाना चाहिए? कंटेंट बस कंटेंट आप देखें ऐसा हो कि आपकी ऑडियंस को भी अच्छा लगे, और ब्रांड स्पेशली कुछ ब्रांड्स होते हैं वो हमें कॉपी पेस्ट करने को कह रहे होते हैं, ऐसा कंटेंट बना लें। उनको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ी सी इन्फ्लुएंसर जो कंटेंट क्रिएटर, उसकी प्रोडक्टिविटी भी देखें कि वो कैसा करना चाह रहा है कि अच्छा, अब एक होता है तरीका कि आप अपने इंस्टाग्राम पे जाके व्यूअर्स चेक कर सकते हैं कि क्या है। आपने अपने फॉलोअर्स के ऊपर गए और आपने नीचे जाके देखा कि किन जगहों पे आपको बहुत देखा जाता है सारा कुछ। अच्छा, फिर एक एज रेंज आ जाती है और ये भी पता चल जाता है कि कौन सा जेंडर आपको ज्यादा देख रहा है। अब exactly. मेरी फॉलोइंग 54.6% जो है वो खवातीन है और 45.3% मेल है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, नजर आ रहा है आप लोगों को। अब अगर आप सिटीज देखें तो आपको अच्छा एज रेंज भी आ रही है। अब एज रेंज में 18 से 24 साल के 25-26% लोग देखते हैं, 25 से 34 की एज के 48 यानी कि ऑलमोस्ट 50% लोग देखते हैं। अब कंटेंट मैंने क्या क्रिएट करना है, राइट? ये देख के क्रिएट करना है कि देखिए मेरी फॉलोइंग मेल फीमेल है। अगर आपकी फॉलोइंग ज्यादा फीमेल है तो फिर आपने ज्यादा फीमेल ओरिएंटेड कंटेंट। अच्छा, मेरी मिक्स है, वैसे आपकी भी मिक्स है, मेरी भी मेल मिक्स है। थोड़ी सी 60% आई थिंक, 40% मेरी फीमेल फॉलोइंग है। आई थिंक वो स्टाइलिंग से ज़्यादा मेल इंस्पायर हो जाते हैं अपनी, हाँ, हम but then again- पिक्चर्स और चीज़ें। बट देखो ना, अगर आपकी 60% फॉलोइंग मेल है तो फिर आपको कुछ ऐसा कंटेंट भी क्रिएट करना चाहिए जो मेल से रिलेटेड हो, जी, मेल हटके से। हो, जैसे मोटिवेशनल बातें होगी। द थिंग इज अपनी ऑडियंस को देखें। बड़े लोग इंस्टाग्राम यूज करते चले जाते हैं, देखते ही नहीं हमें देख कौन रहा है। नहीं, अप टू डेट रखना पड़ता है कि आपकी कि कौन engagement आपको कितनी हो रही है, क्या हो रही है, ये सब ये भी चीज़ें। है कि जैसे आपका काम है कि आप मॉर्निंग शो, कुछ ऐसे शो आपके वीडियोस होते हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं। हाँ जी। अब मैं क्या करती हूँ कि मेरे जो टीवी चैनल के होते हैं मेरे वो वायरल होते हैं, मैं कॉन्सर्ट करती हूँ मेरे वो वायरल होते हैं, मैं अगर वैसे गालूं। लेकिन ईमान, आपकी प्लस पॉइंट ये है ना कि आप क्योंकि सिंगर हैं, हाँ। तो म्यूजिक आपका कोर है। म्यूजिक तो लड़का लड़की दोनों सुनते हैं, हाँ। मेल फीमेल, ओल्डर जनरेशन, यंगर जनरेशन। तो सिंगर्स के सोशल मीडिया के पेजेस फिर भी अच्छे चल जाते हैं, आप ना भी चेक करें आपकी ऑडियंस कौन है। हाँ। बट जैसे कि आप फैशन इन्फ्लुएंसर है, उनकी अगर फॉलोइंग ज्यादा मेल है तो फिर उनको मेल स्टाइलिंग के ऊपर भी काम करना चाहिए। किसी दिन हस्बैंड को खड़ा करें और उनकी स्टाइलिंग करें, यू नो व्हाट आई मीन। तो वो फिर दोनों एज एंड जेंडर को केटर करते हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है व्यूअर्स के इस एलिमेंट को भी देखें कि आपकी फॉलोइंग कौन है। अच्छा, ये सारे काम करती हो किरण, तो आपने कहा कि घर हस्बैंड की सपोर्ट तो है,
लेकिन यार जो भी है घर बच्चे 100 चीज़ें देखनी होती है, नहीं, तो वो मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज करते हैं। एक तो जब ये काम स्टार्ट करना था हमने अपनी ड्यूटीज़ को डिवाइड कर दिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमने कैसे लेकर चलना है। पहले तो मैं अपने इन-लॉज के साथ रहती थी, बट नाउ वी आर लिविंग सेपरेटली। और बच्चों की ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। एक मेरी 8 साल की बेटी है, 5 साल का बेटा है, माशाल्लाह स्कूल गोइंग है दोनों। तो सम हाउ मैनेज इस तरह से होता है कि अगर मैंने किसी शूट के लिए जाना है तो मेरे हस्बैंड स्टे कर लेंगे घर में, बच्चों को देख लिया, या बच्चों को समटाइम होता है कि हम अपने इन-लॉज भी बहुत आस-पास रहते हैं तो वहाँ ड्रॉप कर दिया। और लेकिन खाना मुझे खुद बनाना पड़ता है, वो मेरे हस्बैंड को किसके लिए कोई हमें हाउस हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे हाथ का खाना है। तो वो चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हैं कि खाना भी टाइम पे बनाना है, और सेकेंडली बच्चों की स्टडीज़ वो मुझे खुद करानी है। तो यानी कि जो टाइम इनका स्कूल में गुजरता है उस टाइम में, उस टाइम पे मैं मैनेज कर लेती हूँ। मैंने अपनी कोई वीडियो बनानी है और स्पेशली स्किन केयर वीडियोज़ हैं, मॉर्निंग में उसको बना लिया। और अगर शूट पे जाना है वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है हमारे बट लिए। वही वाली चीज़ ना कि जैसे कि इन लॉज के पास जो देखिए व्यूअर्स, जो लोग 9 से 5 भी काम करते हैं उनको भी तो मैनेज करना पड़ता है। हम लोगों का एटलीस्ट जो 4 लोग बल्कि 5 लोग इंक्लूडिंग आमना इलियास, हम सबका एटलीस्ट एक ये सिलसिला है कि हम लोग अपने टाइमिंग्स को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। मैंने क्यों मॉर्निंग शो का इंतखाब किया, एक्टिंग पे कम फोकस रखा, होस्टिंग की तरफ आई और मॉर्निंग शो की तरफ आई। क्यों? मुझे बड़े लोगों ने कहा उस वक्त मॉर्निंग शो के होस्ट की एज कैटेगरी डिफरेंट थी, मैं यंगर साइड पे थी, कोई नहीं आता था इस तरफ। मैं इसलिए आई कि मैंने कहा यार मैंने अपने बच्चे पालने हैं, सुबह के टाइम मॉर्निंग शो करके आप फ्री हो जाते हो 12 बजे तक। उस जमाने में 9 से 11 होता था। बच्चों हमजा को स्कूल छोड़ा, आई मॉर्निंग शो किया, होस्ट किया, मीटिंग की, 12 बजे निकले, 1 बजे बच्चे को स्कूल से पिक करना है, बतेरा टाइम में बड़े अच्छे से ना चीजें मैनेज हो जाती थी। तो मैंने तो वो चीज सिलेक्ट करे जो आपके लिए वर्कबल है, राइट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, कोई भी आप काम कर रहे हो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसी नोट पे आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बेस्ट ऑफ लक जी। थैंक यू। आप तलाश में हैं रिश्ते की, अल्लाह आप भी तलाश करें, हम भी तलाश करे इसमें। नहीं हमारे शो पे बड़े सिंगर, हमारे शो पे बहुत मेल सिंगर्स आते हैं और मुझे बड़े, आपको पता है मेल सिंगर्स आते हैं, हम लोग जब करते हैं इस तरह का वो सिंग ऑफ करते हैं बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, ये वो, तो बड़ी दफा ऐसा हुआ है वो आके कहते दुआ करे आपकी शादी हो जाए। मैं कहती हूँ मैं तुम लोग के रिश्ते कराने वाली आंटी लगी हुई यहाँ पे। लेकिन खैर रिश्ते वाली आंटी आपसे लेंगी एक दिन की छुट्टी, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। लेकिन ईमान फातिमा भी पड़ी है राहों में, यार कुछ सुना ही दे बातों के अलावा। तो शो क्लोज करते हैं।